जय हिंद दोस्तों, एमपीजी के सबसे सस्ता सबसे अच्छा में अब हमारा अगला टॉपिक है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार में मैंने सिनॉप्सिस बना लिया है। उसमें हम इतिहास, खनिज, नदी, जलवायु और औद्योगिक क्षेत्र के बारे में विस्तृत तथा गहन चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी स्पीड में होती है तो इसको आप पॉज करके या धीरे धीरे करके देख सकते हैं। प्रारंभ में बुंदेलखंड के क्षेत्र में गौड़ जनजाति का शासन था तथा 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में ही देखा जाता है, गुर्जर राजवंश का शासक रहा। 9वीं से 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में चंदेलों का शासन रहा, जिनके द्वारा बनाए गए निर्मित क्षेत्र अभी अपन पर्यटन स्थल में देख लेंगे, वो अभी भी यहाँ विद्यमान है। 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मराठों के अधीन आ गया और झांसी की रानी के वंशज गंगाधर राव के अधीन रहा। इसके पश्चात यह क्षेत्र 1853 में अंग्रेजों के अधीन आ गया और फिर बाद में यह भारतीय गणराज्य में शामिल कर लिया गया। बुंदेलखंड के क्षेत्र का निर्माण आर्कियन युग की ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इस क्षेत्र का निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट, इन चट्टानों के बारे में भी एक वीडियो अपन बना लेंगे। ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है बुंदेलखंड के क्षेत्रफल का। दोस्तों मैप उतना साफ और अच्छा नहीं बन पाता जल्दबाजी में, तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। यदि मध्य प्रदेश का मैप देखें तो ये वाला क्षेत्र ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, इसीलिए इस क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाने की मांग भी कई बार मायावती जी के द्वारा समय समय पर कर दी जाती। दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, शिवपुरी, करेरा और सागर की भांडा तहसील भी इसके अंतर्गत आ जाती। इस क्षेत्र की जलवायु ना तो अत्यधिक गर्म है ना तो अत्यधिक ठंडी है, मतलब नॉर्मल जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती। औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र की मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः पीली काली मिट्टी पाई जाती है, जो दोमट मिट्टी कहलाती। पीली काली मिट्टी पाई जाती है जो कि गेहूं चना की फसल के लिए उत्पादित होती, मतलब महत्वपूर्ण होती है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग वनविहीन भाग है, क्योंकि वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर होती है, इसलिए यहाँ पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से देखा जाए तो यह क्षेत्र बहुत अधिक संपन्न तो नहीं है, लेकिन राजस्व की दृष्टि से अच्छा खासा संपन्न है। यहाँ पर मुख्य रूप से हीरा भंडार पाया जाता है। अंगूरा, जो कि पन्ना का अंगूरा क्षेत्र, यहाँ पर हीरा भंडार पाया जाता है और चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा शीशे भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर हीरा पाया जाता है। यहाँ पर नदी के रूप में देखा जाए तो बेतवा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की गंगा के रूप में भी कहा जाता है। ये एक बार फिर से वैसे ही लघु मैप बना लेते हैं मध्य प्रदेश का। यहाँ से बेतवा नदी निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से, और यहाँ झांसी के निकट इस पे माता टीला बांध, जो कि वर्तमान में इसको रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर एक केन नदी बहती है, जो यहाँ से नहर निकालकर केन बेतवा लिंक परियोजना है जो कि अभी संपन्न हुई है। केन नदी, जो कि जल भराव वाली नदी है, इस नदी का पानी इस क्षेत्र में अपने माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध में पहुंचाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल है, और नोरादेही राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि नामीबिया एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, वहां से यहाँ पर चीतों को स्थापित किया जा रहा है, यहाँ पर चीता लाए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से ओमान के सहयोग से बीना में तेल, ओमान जो कि यदि अपन इंटरनेशनल मैप देखें तो ये गल्फ कंट्री, ये पाकिस्तान और ये अपना भारत, यहाँ पे नॉर्मली मैप बना लेते हैं। यहाँ पर ओमान एक कंट्री, उसके सहयोग से बीना में तेल रिफाइनरी स्थापित करी गई है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुटीर उद्योग, बीड़ी उद्योग वगैरह भी यहाँ पर स्थापित हैं। पर्यटक की दृष्टि से इस क्षेत्र में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्यटक स्थल है, यहाँ पर 2-3 खजुराहो के मंदिर,
जो कि 1986, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। और ओरछा में भगवान राजा राम, ओरछा एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान राम राजा के रूप में विद्यमान है। नहीं तो अपन हमेशा पढ़ते हैं रामलला विराजमान है, लेकिन ओरछा में राजा के रूप में विद्यमान है। और इसके बाद जनजाति की दृष्टि से यहाँ पर शहरी जनजाति वगैरह पाई जाती है। दोस्तों इस वीडियो को तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।